हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी इंडियन इकॉनमी का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन इकॉनमी को कैसे बुरी तरह से प्रभावित किया था। उन्होंने ऑल सेक्टर्स में हमारी इकॉनमी को बर्बाद करके रख दिया था। जैसे तीनों सेक्टर हमारी इकॉनमी में है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। तो ऑल सेक्टर्स को उन्होंने बुरी तरह प्रभावित किया था। तो फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्टर, वो कैसे प्रभावित हुआ था, जब उसकी पोजीशन क्या थी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो एक लैंड के एक हेक्टेयर में कितनी आउटपुट होती थी। तो उस वक्त एक्सट्रीमली लो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम थी। तो उसका कई कारण थे, क्योंकि तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए, और जो भूमि थी उसको भी जिम्मेदार को प्रदान करती थी, और जिम्मेदार जो है टिलर से पीसेंट से कृषि का काम करवाते थे, और ज़्यादा उनको अच्छी किस्म के बीज नहीं देते थे। प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही कम थी। अगर उस वक्त का कंपेयर करें 1947-48 का 2018-19 के साथ, तो उस वक्त जो व्हीट थी वो 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, और 2018 में 3408 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, जो कि आज उसका 5 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम राइस की बात करें तो 48 में जो चावल की प्रोडक्शन थी वो 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, और 18-19 में 2665 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। अगर हम लैख टन्स में बात करें तो 1947-48 में राइस जो था 64 लाख टन था, और 2018-19 में 991 था, और राइस जो था 221 लाख टन था, और 2018-19 में 1156 लाख टन था। तो उस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन थी, यहाँ से पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा कम थी। सेकंड पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। तो हमारी जो एग्रीकल्चर थी, हमारा जो कृषि का काम था, ये अनसर्टेनिटी पर ही डिपेंड था, अर्थात रेनफॉल पर डिपेंड था। गुड रेनफॉल थी तो गुड प्रोडक्शन होती थी, गुड रेनफॉल गुड आउटपुट होती थी, पुअर रेनफॉल होती थी तो पुअर आउटपुट होती थी। नो एफर्ट्स वाज मेड अंडर ब्रिटिश रूल टू डेवलप फॉर मीन्स ऑफ इरिगेशन, दैट इज वेल एंड कैनाल्स। तो उस वक्त कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो कृषि के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई वेल ट्यूबल्स नहीं लगवाए, कोई कैनाल्स नहीं लगवाई, अच्छी किस्म के बीज प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो ज़्यादातर हम जो थे रेनफॉल पर डिपेंड करते थे। जिस समय रेनफॉल नहीं होती थी हमारी प्रोडक्शन उससे भी कम हो जाती थी। तो अगर रेनफॉल होती थी तो गुड प्रोडक्शन होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह के लिए कृषि का उत्पादन करना। तो उस वक्त जो टिलर्स थे, पीसेंट्स थे, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही जो कृषि का काम करते थे, उसका उत्पादन करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी कृषि का बहुत सारा भाग जो है कर के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाएगी, जिम्मेदार ले जाएंगे, हमारे पास कुछ ज़्यादा रहना ही नहीं, ये भी जानते थे। और उनके पास अच्छे सोर्स भी नहीं थे, मीन्स ऑफ इरिगेशन भी नहीं थे। वो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने के लिए जो था प्रोडक्शन का काम करते थे। लिटिल सरप्लस होती थी फॉर द सेल, उनके पास सेल करने के लिए इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो जो ऑनर्स ऑफ द सॉइल, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का मालिक बना दिया था, और जिसको हम क्या क्या कहते हैं जिम्मेदारी सिस्टम था। तो उसमें ऑनर्स कौन बन के, जिम्मेदार बन के, और टिलर से वो कृषि का काम करवाते थे। उनमें ये मतभेद बढ़ता ही बढ़ता चला गया, क्योंकि जिम्मेदार उनका
काफ़ी ज़्यादा जो कृषि का भाग था कर के रूप में वसूल करते थे और उनके पास शेष मात्र ही रह जाता था। तो उनके बीच में ये दूरी डिस्टेंस जो थी टिलर्स के बिटवीन और ब्रिटिश गवर्नमेंट या जिम्मेदारों के बिटवीन काफ़ी ज़्यादा ये गहरी मतलब जो थी होती गई, उनके बिटवीन ये डिस्टेंस बढ़ती ही गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब है जमीन का, भूमि का छोटे छोटे भागों में डिवाइड होना। तो उस वक्त क्या था, जो भूमि थी टिलर्स के पास वो छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, बहुत दूर दूर तक बिखरी हुई थी। तो जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक भाग यहाँ है भूमि का, एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ है। मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मैं इस भाग पर कृषि का काम करूँगा, या इस भाग पर जो ये दूर चला गया उस भाग पर मेरा जाना मुश्किल होता था क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो मैं वहाँ पर कृषि का उत्पादन नहीं कर पाता था, तो वो मेरी जो भूमि थी वो बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी। तो मैं दूर के स्थानों पर जो है कृषि का काम नहीं कर पाता था। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन कम थी। तो हमारे स्मॉल होल्डिंग्स में बंटा हुआ था, अर्थात छोटे छोटे भागों में जो हमारी भूमि थी वो बिखरी पड़ी थी, जिसके कारण कृषि कम होती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, अर्थात उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भूमि को मालिक किसको बना दिया था, जिम्मेदारों को बना दिया था। और जिम्मेदारों को बोला गया था कि हम लगभग आपसे 80% 81% जो है वो जो है टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो है आपसे कलेक्ट करेंगे। आपने मूवी भी देखी होगी, पीछे से फिल्म आई थी आमिर खान की लगान। तो लगान का मतलब यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो हमसे लगान जो थे वो एकत्रित करते थे। तो लगान मूवी आप देखना, तो लगान मूवी में आपको पता चलेगा। तो जिम्मेदार सिस्टम जो थे, जिम्मेदार सिस्टम में वो पीसेंट से कृषि का काम करवाते थे, और जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में से जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्टार्ट किया था। तो वहाँ बहुत सारा कर का रूप वो आप ले जाते थे और कुछ भाग जिम्मेदार ले जाते थे, और पीसेंट्स के बाद टिलर्स के पास कम रहता था। उसके बाद जैसे ही इसका विद्रोह शुरू हुआ तो फिर रैयतवाड़ी सिस्टम चला, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में स्टार्ट किया था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, जिम्मेदार सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये जिम्मेदार है और ये पीसेंट्स हैं। तो उन्होंने जिम्मेदार को, मिडोकर्स को बीच में निकाल दिया और सीधा किसके साथ कांटेक्ट किया, पीसेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लिया, टिलर्स के साथ कांटेक्ट कर लिया कि आप ही हमें डायरेक्ट जो है कर दे दिया करो। तो उन्होंने जिम्मेदार को बाहर निकाल दिया था, उसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा था। फिर इसका भी बाद धीरे धीरे विद्रोह होने लगा और फिर बाद में चला महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रैयतवाड़ी सिस्टम को भी खत्म करते गए, और महलवाड़ी सिस्टम में एक पूरे गांव से, पूरे महल से वो टैक्स जो था एकत्रित करते थे। तो इस प्रकार वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कर के रूप में उनकी आमदन का बहुत सारा भाग ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के को जो कृषि का काम था उसको कमर्शियलाइजेशन बनाने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। जैसे उनको कहा जाता था कि आप कैश क्रॉप्स के लिए काम करो, अर्थात जिसमें आपको कैश जल्दी मिले वो फसलें आप जो है उनका उत्पादन कीजिए। जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, तो हम आपको दुगने दाम देंगे और वो भी नकदी के रूप में काम देंगे। जैसे इंडिगो, इंडिगो का मतलब जो नील की खेती थी, आप किसी से भी पूछो कि नील की खेती कैसी होती थी, तो नील की जो खेती करवाई जाती थी, इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, उसका वो कैश के रूप में देते थे। लेकिन उसमें क्या प्रभाव पड़ता था, यहाँ इंडिगो का काम किया जाता था, इंडिगो की जो प्रोडक्शन की जाती थी, तो वो धीरे धीरे जो उनकी भूमि थी वो बंजर होने लगती थी।
और उसके बाद वहां पर उत्पादन करना मुश्किल हो जाता था। ये सबसे पहले गुजरात में काठियावाड़ में शुरू हुई थी और वो इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ों को जो था टेक्सटाइल करने के लिए जो था मतलब टेक्सटाइल को ब्लीच करने के लिए या डाइंग करने के लिए बंगाल में जो थी इनका मतलब इंडिगो का काम करवाते थे और उनको धीरे धीरे उनके पेमेंट भी कम देते थे, जिसका बाद में गांधी जी ने विरोध किया था और हमारे लोगों को थोड़े बहुत उन्होंने पैसे भी दिलवाए थे। ये गांधी जी ने काम करवाया था। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। तो इसके ये थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके साथ मैं कुछ और भी बातें बताऊंगा। जैसे 1760 में टिल 1943 में इंडिया में बहुत ज़्यादा टेरिबल फेमाइन ऑन अ रेगुलर बेसिस 1760 से लेके 1943 में हमारे जो थे अपना क्या चलता था रेगुलर बेसिस पर वहां पर अकाल पड़ते थे, महामारी एपिडेमिक होती थी, फेमाइन आ जाते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जिसके कारण उस वक्त जो डेथ रेट था बहुत ज़्यादा हो चुका था। 85 मिलियंस आई मीन 8.5 करोड़ पीपल उस वक्त डेड हो गए थे। ये बंगाल में फेमाइन आया था। और इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम जो थी उसके बारे में पहले सबसे पहले दादा भाई नौरंगी ने, विलियम डिबाई फिंडले शिरास और VKRV राव एंड RC देसाई ने नेशनल इनकम के बारे में और पर कैपिटा इनकम के बारे में सबसे पहले बताया था। उस वक्त हमारी जो थी नेशनल इनकम 2% थी और 0.5% जो थी नेशनल इनकम। ओके बाय बेटे, थैंक यू। ओके।